मैं रवि कुमार, स्वागत है। अब एक सप्ताह भी नहीं बचे हुए हैं आपके मुख्य परीक्षा में। हालांकि एक छोटी सी बाधा भी है। 25 तारीख या 24 तारीख को आपका गलत क्वेश्चन के मामले में हाई कोर्ट का निर्णय भी आने वाला है। लेकिन आशा है कि आप लोग इस तरह की जो भी घटनाएं साथ में चलती रहती हैं उससे अप्रभावित होकर अपनी तैयारी को गति प्रदान कर दिए होंगे और अंतिम रिवीजन की ओर अग्रसर होंगे। और पूरी तरह से रणनीति अपनी बना लीजिए, क्योंकि लगातार एग्जाम है। 28, 29 और 30, 27 तो आने जाने में बीत जाएगा। 26 तारीख की शाम तक जो है आपकी जो भी रिवीजन होनी चाहिए वह समाप्त हो जानी चाहिए। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि 800 लोगों का लगभग 250-800 लोगों का लगभग जो है आपका इंटरव्यू कॉल होना है और लगभग 2,500 से 3,000 लोग देंगे। क्लियर? तो हर 4 कैंडिडेट में एक का इंटरव्यू कॉल होगा। इसलिए तैयारी थोड़ी सी अप डाउन भी है, तो घबराइए मत, आपके चांसेस हैं। अभी से आप नर्वस हो जाएंगे और नेगेटिव हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा पिछड़ जाएं। डरने की नहीं ज़रूरत है ना। कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, क्योंकि इस जो आपका एक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, इसको जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे इंटरव्यू नहीं पहुंचेंगे। इंटरव्यू जब तक क्लियर नहीं करेंगे आप ऑफिसर नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ जो 8 टेस्ट का श्रृंखला चल रहा था वो भी कल समाप्त हो जाएगा। 24 तारीख को साइंस 2 टेस्ट लिया गया जीएस पेपर्स का। तो जो भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उसको मैं कल यूट्यूब पर देने का प्रयास करूंगा। जो टेस्ट में दिए गए थे कम से कम 1 सेट प्रयास करूंगा देने का। जो 2 सेट लिए गए हैं उसमें आज जो आपका स्पेशली वीडियो बनाने का उद्देश्य है, चूँकि एग्ज़ाम में मात्र 5 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन बचे हुए हैं, इसलिए मुझे लगा कि यूट्यूब पर कुछ बातें कर लेनी चाहिए। और जो भी कुछ टॉपिक्स पर मैं चर्चा करना चाहूँगा जो इस बार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप लोगों की तैयारी तो फिनिश हो ही चुकी होगी, लेकिन जिन टॉपिक्स पर आज चर्चा करूँगा उस पर अंतिम रिवीजन में थोड़ा सा विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग पहले आगे शुरू करते हैं, फिर शेष बातें होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हिस्ट्री में, है ना। तो हिस्ट्री में पहला पार्ट जो आपका है एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया था 1 नंबर में है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, विशेषता और लक्षण। ठीक है, दूसरा है आर्यों की उत्पत्ति, तीसरा है मगध साम्राज्य का उदय, चौथा है अशोक का धम्म, मौर्यकला और स्थापत्य। उसके बाद है गुप्त काल, विज्ञान, भाषा, साहित्य, कला, स्वर्णकाल, और छठा नंबर जो है हर्षवर्धन की उपलब्धि। इतना मैंने सिलेक्ट किया था, जिससे संभावना है कि एक प्रश्न आ सकती है। गारंटी कहीं कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ अनुभव के आधार पर सिलेक्शन किया गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति और सैन्य सुधार पहला, दूसरा भक्ति आंदोलन, तीसरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य, चौथा शेरशाह सूरी की उपलब्धि, पांचवा जागीरदारी और मनसबदारी, छठा अकबर और औरंगजेब की धार्मिक और राजपूत नीति, दोनों का कर लेना है। सातवां जो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है मराठों का उदय और शिवाजी की उपलब्धि। मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में प्लासी एवं बक्सर युद्ध, सहायक संधि, राजगमिता या व्यक्तिगत कानून जो डलहौजी का था, 1857 का विद्रोह, भारत में समाज सुधार आंदोलन और स्त्रियों के विशेष संदर्भ में, स्थायी प्लस रैयतवाड़ी बंदोबस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, उदारवादी, स्वदेशी और खिलाफत आंदोलन। उसके अलावा जो लास्ट सिलेक्शन हमारा है मॉडर्न से, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। ओके, देखिए ये पूरी तरह से हमारा आकलन है ना।
इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी पेपर में किसी भी 2 खंड को आपने सिलेक्शन किया है, बेहतर होगा उसका एक एक टॉपिक को स्टडी करके जाइए, एक भी छोड़िएगा आप खतरे में रहिएगा, है ना। झारखंड का इतिहास, तो यहाँ पर आदि या सरना धर्म पहला सिलेक्शन हमारा है, दूसरा है सदान या नगपुरिया, तीसरा है संथाल कोल विद्रोह और ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, आदि धर्म, नगपुरिया भाषा का प्रकटन, सदान, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। 1857 में झारखंड का योगदान, उसके अलावा असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड का योगदान, ये इम्पोर्टेंट मुझे लगा इतिहास सेक्शन से। अब आइए हम लोग चलते हैं भूगोल सेक्शन में। यहाँ पर देखिए तुलना वाले फिजिकल सेक्शन पर अगर बात करते हैं तो तुलना वाले प्रश्न जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, अलग अलग भी उसको पढ़ना है और आपस में तुलना भी करना है ना। प्लस कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं फिजिकल ज्योग्राफी में जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो भूगोल में जो मैंने पहला सिलेक्शन किया है वह है CDT और PTT, है ना। इट मीन्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, और PTT जो हो गया हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और भी बहुत सारे विद्वानों का इसमें योगदान रहा है। दोनों को तो अलग अलग करना ही है, दोनों के बीच तुलना भी कर लेना है। अगर अपर्दनकारी शक्तियों के द्वारा जो स्थल आकृतियाँ बनती हैं तो इसमें 3 को मैंने सिलेक्ट किया है, कास्ट, नदी और हवा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा। उसके बाद मैंने वेदरिंग अपक्षय को सिलेक्शन किया है। उसके बाद डेविस और पेंका, दोनों इम्पोर्टेंट है, डेविस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन डेविस पूछे या पेंका पूछे, अगर डेविस पूछता है तो पेंका के साथ आपका तुलना को स्पष्ट करने को बोल सकता है, और पेंका पूछता है तो डेविस के साथ तुलना करने को बोल सकता है। सेम टर्म एंड कंडीशन CDT और PTT वाले में आपका जाएगा। उसके बाद वायुमंडल का संगठन स्तरीकरण, है ना, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो आपका सेक्शन हो गया। उसके बाद चक्रवात और वाताग्र, वाताग्र शॉर्ट क्वेश्चन में आने के ज़्यादा चांसेस है। चक्रवात दोनों इम्पोर्टेंट है, शीतोष्ण कटिबंधीय व्यापक रूप से फैला हुआ होता है, और जो आपका उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो चूँकि इंडियन कंटेक्स्ट में आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों को आप किसी को कम इम्पोर्टेंट चक्रवात को नहीं कह सकते हैं, है ना। वाताग्र क्लियर रहेगा तो शीतोष्ण चक्रवात अपने आप आपका क्लियर रहेगा और टॉपिक। फिर यहाँ पर यही चीज़ आपका होता है जो CDT PTT डेविस पेंका में आया था, यहाँ पर भी शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में तुलना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो बहुत इम्पोर्टेंट है कोपेन एंड थॉर्नवेट का क्लाइमेटिकल क्लासिफिकेशन, है ना। अभी इन दोनों में ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट है, तो निश्चित रूप से कोपेन इम्पोर्टेंट है। इसका आलोचनात्मक पूछ सकता है कोपेन का, थॉर्नवेट के साथ तुलना भी पूछ सकता है। मैंने नोट्स ऑलरेडी मेंबर्स को उपलब्ध करा दिया है तुलना का सारे का, है ना। तो थॉर्नवेट थोड़ा सा टफ है, लेकिन यहाँ तो आपका लगभग सारा टॉपिक से आपको करके जाना है, छोड़ने का तो संभावना है नहीं, छोड़िएगा तो खतरा में रहिएगा, है ना। ये जो भी मैं बता रहा हूँ पूरी तरह से केवल विशेष ध्यान देने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। आगे आते हैं हीट बजट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र, उष्मा बजट, तापमान का प्रतिलोमन, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, ये तीनों प्लस वाताग्र, ये चारों जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस बनने का संभावना है, ठीक है। ये भी करके दे सकता है। उच्चावच, समुद्री तल में कहाँ पर पर्वत है, पहाड़ है, या फिर आपका गर्त है, मैदान है, ठीक है। तो समुद्र तल का जो उच्चावच है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और धाराएं, समुद्री धाराएं भी इम्पोर्टेंट हैं, विशेष रूप से अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो चूंकि मैं समझा रहा था इसलिए टॉपिक को फिर से एक बार पढ़ देता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी वाले का। CDT PTT, कास्ट, नदी और हवा स्थलाकृतियाँ, और अपक्षय, डेविस और पेंका, वायुमंडल संगठन,
चक्रवात वाताग्र, कोपेन थार्टवेट, हिट बजट जलचक्र, तापमान प्रतिलोमन, उच्चावच समुद्री तल का, और धाराएं अटलांटिक विशेष केयर करना है ना। अल नीनो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको स्पेशल ध्यान दे दीजिएगा अल नीनो को, ठीक है। इसलिए अल नीनो का नोट्स स्पेशली मैंने काफ़ी विस्तारित रूप से दिया है विथ डायग्राम, है ना। तो अल नीनो पर विशेष आप लोग ध्यान देंगे। अब चलिए सेक्शन बी, भारत का फिजिकल सेक्शन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या क्या मैंने सिलेक्ट किया है जो बहुत ही ज़्यादा संभावित है। भारत की भू आकृतिक विभाग, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, है ना। पहला, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों अपवाह तंत्र के बीच तुलना। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच, पेनिनसुलर एंड हिमालयन रिवर सिस्टम के बीच जो है आपका ड्रेनेज सिस्टम के बीच आपको तुलना करना। मानसून मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बार के लिए है। भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण, आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए। वन के टाइप, वन्य जीव संरक्षण में जो सेंचुरीज होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर हुआ, प्रोजेक्ट आपका एलिफेंट हुआ। मृदा के प्रकार, मिट्टी सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट इस बार बनने वाला है। आयकर का वर्गीकरण जो है आ सकता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, जनसंख्या वाला सेक्शन तो हेडेक थोड़ा लगता है, लेकिन कीजिएगा क्या, इंपॉर्टेंट तो बना ही रहता है ना। नगरीकरण, बस्तियों का कार्यात्मक वर्गीकरण और समस्याएं। बस्तियों का जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी टॉपिक है, और नगरियों की समस्याएं भी बहुत इजी टॉपिक है। बस अच्छा नोट्स आपको मिल जाना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं है ना। फंक्शनल और कुछ एग्जाम्पल के साथ फंक्शनल क्लासिफिकेशन को आपको क्लियर कर देना है ना। अगर कमर्शियल टाउन है आपका, अगर पोर्ट टाउन है, तो भारत के उस टाइप के नगरों के, है ना, आपको साथ में एग्जाम्पल देते जाना है। समस्या तो नॉर्मल है, बस अच्छा नोट्स चाहिए, अच्छे बुक्स से आप स्टडी अगर किए हैं तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। अब आइए भारत का संसाधन, रिसोर्सेस, सेक्शन सी। यहाँ पर भूमि उपयोग, लैंड यूज हमेशा से इम्पोर्टेंट होता है ना। उसके बाद भारत में जल प्रबंधन हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। भारत में अधात्विक खनिज, ऊर्जा के स्रोत, धात्विक अधात्विक दोनों इम्पोर्टेंट है ना। ऊर्जा के स्रोत, वेबर का उद्योग के स्थानीयकरण के सिद्धांत और प्रासंगिकता। भारत के संदर्भ में क्या भारतीय इंडस्ट्रीज पर जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, थ्योरी दिया था, वो पूरी तरह से लागू अभी भी होता है, उसको आपको स्पष्ट करना है। उनका जो भी सिद्धांत था, है ना, रॉ मटेरियल्स हो या मार्केट से रिलेटेड हो या ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड हो, उन्होंने किस तरीके से समझाया था, श्रम लागत को किस तरीके से समझाया था, सारे को स्टेप वाइज, पॉइंट वाइज उनकी क्या हाइपोथेसिस थी, शुरू में संकल्पनाएं थे, जम्पशंस क्या थे, है ना। जम्पशन को लिखने के बाद जो है उनके पूरे सिद्धांत को लिखना है, लास्ट में आलोचना को लिखना है ना। अब फिर एक प्रासंगिकता, नेक्स्ट जो आपका है भारत के सड़क, रेल और जलमार्ग, है ना। ये भी आपको क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस बार आपको होना चाहिए। वेबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारे टॉपिक में, है ना। वहाँ से क्वेश्चन इस बार रह सकता है, वहाँ मानसून सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ भारत वाले को। भारत की भू आकृतिक विभाग, हिमालयी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, अपवाह तंत्र के बीच तुलना, भारतीय मानसून, भारत में वन और वन्यजीव संरक्षण, मृदा के प्रकार, भारत के जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, नगरीय बस्तियों का कार्यात्मक वर्गीकरण, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, है ना, ऑफ अर्बन सेटलमेंट, समस्याएं। और सी ग्रुप में जो है, सी सेक्शन में भारत में भूमि उपयोग, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज, भारत में जल प्रबंधन, भारत के अधात्विक और धात्विक खनिज, ऊर्जा के स्रोत, वेबर के उद्योगों के स्थानीयकरण का सिद्धांत, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी,
अब्बेवर, है ना। और प्रासंगिकता, है ना। प्रासंगिकता क्या है, रिलेवेंस क्या है, भारत के सड़क, रेल और जलमार्ग। चलिए अब आते हैं, एक बचा हुआ है विशाल सिलेबस इतिहास भूगोल का, ये 8वां पार्ट है कंप्लीट अगर देखिए तो, है ना। बहुत बड़ा चुनौती है आप लोगों के लिए, है ना। 29 तारीख को ही सुबह में ये हो जाएगा, क्योंकि 28 तारीख को आपका हिंदी और अंग्रेजी का अनिवार्य पेपर के बाद जो है आपका साहित्य का पेपर होगा, तो 2 तो उस दिन समाप्त हो गया। तो 29 का सुबह इतिहास भूगोल होगा, फिर लोक प्रशासन पॉलिटी, 4 सब्जेक्ट का मास्टर बन के उस दिन आप लोगों को जाना है ना। घबराना नहीं है, सक जाइएगा। जब पीटी इतना टफ, पीटी प्रीलिम्स को आपने क्रॉस किया है, मुख्य परीक्षा तो इजी होता है। चलिए इसमें जो मैंने सिलेक्ट किया है झारखंड के भूगोल में, पहला जो टॉपिक है झारखंड की भू आकृति, फिजियोग्राफी ऑफ झारखंड, मिट्टी, सॉइल ऑफ झारखंड, है ना। दामोदर घाटी परियोजना और खनिज। दामोदर घाटी परियोजना पर स्पेशल केयर इस बार रखिएगा। झारखंड के जनजातियों के रीति रिवाज, संस्कार और त्यौहार। और जनसंख्या वाले अगर पढ़ लिए हैं तो जरूर रिवीजन कर लीजिए। और लौह इस्पात और सीमेंट उद्योग। जनसंख्या में देखिए कुछ नहीं है, बस अगर पढ़े हैं तो 4 जिला का जो भी है, चाहे साक्षरता हो, वितरण हो, वृद्धि हो, 4 जिला का आपको क्लियर होना चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट, बाकी मीडियम में आएगा। अब कहीं भी आपका जनसंख्या वृद्धि तीव्रता से क्यों होती है, कहीं भी वृद्धि स्लो क्यों रहती है ना। जनसंख्या वितरण कहीं पर क्यों जमावट की तरह है, कहीं पर क्यों बिखरा हुआ है, कहीं पर लिंगानुपात क्यों ज़्यादा फील होता है, कहीं पर लिंगानुपात कम क्यों है। इस सब पूरी तरह से कंसेप्चुअल चीज़ है, यहाँ पर डाटा का कोई मैटर नहीं है। डाटा बस हमको उतना ही चाहिए, कंप्लीट झारखंड का 4 हाईएस्ट जिला, 4 लोएस्ट जिला। एक मैप बना दीजिए, हाईएस्ट वाले को दिखा दीजिए, लोएस्ट वाले को दिखा दीजिए, बाकी मीडियम में डाल दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना। लिंगानुपात का बहुत सारा कारण ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक जन्म के कारण ही लिंगानुपात, सेक्स रेशियो जो है निर्धारित होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सिंपल है, पहला जो कारण है कि लड़की का जन्म ही कम हो रहा है लड़कों के अपेक्षा, नेचुरल, है ना, नेचुरली कम हो रहा है तो लिंगानुपात कम है। दूसरा, लड़कियों को मार दिया जा रहा है किसी विधि से, है ना, भ्रूण हत्या करवा दिया जा रहा है, उसके कारण तो ये हुआ मानवीय। तीसरा जो आपका कारण प्रतीत होता है, झारखंड जैसे पिछड़े हुए स्टेट में, खास करके झारखंड के पिछड़े जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर कई ज़िले हैं, जमशेदपुर, बोकारो, रांची, जो शायद देश के विकसित क्षेत्रों से भी टक्कर लेते हुए नज़र आते हैं, उनसे कम नहीं हैं, लेकिन बहुत ही सीमित हैं, है ना। मुश्किल से 5-10% झारखंड के, बाकी 90% की बात की जाए तो वहाँ पर ना रोजगार के साधन है, ना उद्योग का डेवलपमेंट है, ना कृषि इतना डेवलप हुआ है कि कृषि करते हुए लोग अपने जीवन यापन कर सकें। इसका परिणाम होता है पलायन, है ना। पंजाब के खेतों में वर्क करने के लिए, यूपी में वर्क करने के लिए, असम के चाय बागानों में वर्क करने के लिए साउथ इंडिया की ओर पलायन का एक रुख देखा जा रहा है, ठीक है। तो पलायन के शिकार जो स्पेशली होते हैं, अगर लैंगिक स्तर पर बात किया जाए तो निश्चित रूप से पुरुष वर्ग ज़्यादा पलायन के शिकार होते हैं। तो पुरुष अगर पलायन कर रहे हैं तो जब भी जनगणना के दौरान जनगणना किया जाता है तो उनका काउंट नहीं हो पाता है ना। तो ऐसे क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में अक्सर आप देखते होंगे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, लिंगानुपात ज़्यादा है। तो हमेशा ये नेचुरल हो कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि पलायन के कारण है। अब जनसंख्या वृद्धि और वितरण की जहाँ तक बात की जाती है तो इसका आर्थिक कारण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। आर्थिक कारणों को फिर से आप सब डिवाइड करते हैं तो कृषि आता है, उद्योग आता है, खनिज आता है, ठीक है। जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जैसे जमशेदपुर हुआ, रांची हुआ या धनबाद हुआ, हर जगह तो आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो वहाँ पर जनसंख्या, कुशल और अकुशल श्रमिक हुए, प्रबंधक हुए, इंजीनियर हुए, और इन सारे लोगों का जमाव जो है वहाँ पर होता है उस इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल वर्क को करने के लिए, उसको तरह तरह से सपोर्ट देने के लिए। जैसे ही वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होती है, लोगों की वृद्धि होती है, चूँकि वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनके पास इनकम आता है, पैसा आता है, तो उनकी जो है परचेजिंग पावर बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है ना। वो मार्केट निकलते हैं तरह तरह की आवश्यकताओं के लिए, है ना। तो वे सिर्फ आवश्यक सामग्रियों को, जीवन के लिए आवश्यक सामग्रियों को ही नहीं लेते हैं, बल्कि व्हाइट गुड्स को भी लेते हैं। व्हाइट गुड्स माने विलासिता से संबंधित, टीवी, फ्रिज, एसी, है ना, कूलर। तो उसके लिए जब वो निकलते हैं, गाड़ी चाहिए, तरह तरह का हाई क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, और जो आवश्यक चीज़ है उसकी तो मांग बनी ही रहती है। सब्जी चाहिए, चावल दाल, इस सब का, आटा, उसका भी डिमांड बढ़ता है। तो उसकी मांग को पूर्ति करने के लिए और भी बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना। कोई दुकानदार बन के जाते हैं, कोई एजेंट बन के जाते हैं, तो और जनसंख्या वृद्धि होता है। तो इस तरीके से जनसंख्या का संकेंद्रण होता है ना। तो इंडस्ट्री के कारण हुआ, कहीं खनिज है तो फिर खनन क्षेत्रों के कारण आपका होता है ना। तो इन सारे पक्षों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाना होगा। आप डाटा देखिए, जो शुरू में बता दिए उतना ही आपको बताना है, ठीक है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में जो मैंने सिलेक्ट किया है इस बार, पहला है आपका प्रियम्बल, है ना। दूसरा है आधारभूत ढांचा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। डीपीएसपी और इसका क्रियान्वयन मोस्ट इम्पोर्टेंट। राष्ट्रपति, है ना, राज्यपाल, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल यहाँ मिसिंग है, नहीं मिसिंग नहीं है। राष्ट्रपति अभी संघ में चल रहे हैं। उद्देशिका, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी, राष्ट्रपति, संसदीय समितियाँ, कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण किस तरीके से होता है ना। यानी कि प्रश्न पूछकर या कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर, ये सब जो होता है। और इसके अलावा जो आपका है राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, झारखंड के राज्यपाल की भूमिका, मुख्यमंत्री की शक्तियां, कार्य, झारखंड के मुख्यमंत्री की भूमिका, ये दो चीज पर ध्यान दीजिएगा। उच्च न्यायालय की भी कार्य शक्तियां जब आप लिखते हैं, उच्च न्यायालय की भी कार्य शक्तियां लिखते हैं, तो झारखंड के उच्च न्यायालय, ठीक है, तो उसमें रोजगार वाला मुद्दा पर काफ़ी सुनवाई होता है। ये सब कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर भी आपका सुनवाई होने का चांसेस है, क्योंकि राज्यपाल आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, राज्यपाल के अधिकारों को कम किया गया है। तो देखिए हर जगह लिखने के लिए बहुत सारा पॉइंट्स है। एक पंचायती राज मैंने लिखा था, इसका चांसेस कम है क्योंकि पिछली बार आया है, मैंने बाद में देखा। केंद्र राज्य संबंध इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वित्तीय संबंध पर स्पेशल केयर रखिएगा, लेकिन प्रशासनिक और विधायी संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SC ST के लिए विशेष प्रावधान, है ना। चूँकि झारखंड 5वीं अनुसूची का 5th शेड्यूल का एक राज्य है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। और टैग का गठन भी हुआ है, वो विवादित भी रहा है, वहाँ से प्रश्न बनेगा। आपातकालीन उपबंध, कैग, है ना। और नीचे का जितना भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2 नीचे से ही आ जाए, है ना। राजनीतिक दल है, दबाव समूह है ना। तो सारे का अगर नीचे का सारा अच्छा से कर लेते हैं, शुरू में आधारभूत ढांचा, प्रियम्बल वगैरह कर लेते हैं, तो आपका सुरक्षित आप काफ़ी रहेंगे। बीच में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह कर लीजिए। लोक प्रशासन, पब्लिक एड में केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, PMO, वित्त आयोग, राज्य सचिवालय, है ना। मुख्य सचिव को इस बार विशेष चांसेस नहीं है क्योंकि पिछले बार आ चुका है, लेकिन केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, PMO, वित्त आयोग, राज्य सचिवालय आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जिलाधिकारी और बदलती हुई उनकी भूमिका, है ना। भर्ती और प्रशिक्षण, निजी और सार्वजनिक प्रशासन, नौकरशाही, मानवाधिकार घोषणा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग वाला कर लीजिएगा। और उपभोक्ता संरक्षण, घरेलू हिंसा एक्ट, शिक्षा का अधिकार, ये सब भी आपको अच्छी तरह से कर लेना है। इकोनॉमिक्स में आइए, है ना, बहुत ही
जो है आपका अधिकांश स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही टेंशन वाला सेक्शन है इकोनॉमिक्स, है ना। विशाल सिलेबस दे दिया है जेपीएससी ने, लेकिन गनीमत है कि सिलेबस को जेपीएससी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। इकोनॉमिक्स में जो है पहला राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, है ना। राष्ट्रीय आय में जो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और इसका क्या यूजेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 और 2000 वाले को अच्छी तरह से आपको कर लेना है। कृषि का महत्व, उत्पादन और उत्पादकता, उत्पादन उत्पादकता शायद आ गया है तो छोड़ दीजिएगा। सार्वजनिक व्यय, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, भुगतान संतुलन। नेक्स्ट जो है बी नंबर सेक्शन से आर्थिक विकास का अभिप्राय और संकेतक, उसके बाद धारणीय विकास, उसके बाद एससी अनुसूचित जनजाति महिलाओं के विकास की स्थिति और मुद्दे, है ना। 2 ही सेक्शन मैंने लिया, इससे वहाँ पर बहुत सारे हैं, बच्चे अल्पसंख्यक भी हैं। अनुसूचित जनजाति और महिला, उसके बाद गरीबी बेरोजगारी, खाद्य और पोषण योजनाएं, है ना। विकेंद्रीकरण को भी कर सकते हैं, पीआरआईज को भी कर सकते हैं। सी नंबर में आइए, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ की क्या भूमिका है, फंक्शंस क्या हैं, अब भारत पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा वैश्वीकरण को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, इसका सकारात्मक नकारात्मक परिणाम क्या पड़ा है उसको अच्छी तरह से इस बार कर लीजिएगा। औद्योगिक नीति के मुख्य बदलाव क्या क्या हुए हैं 1991 तक, उसके बाद और निजीकरण, बैंकिंग सुधार, है ना, और वित्तीय सुधार। तो बैंकिंग सुधार को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ये भी टारगेट टॉपिक में है। डी सेक्शन झारखंड, है ना। फिर एक जो है झारखंड का इकोनॉमी कुछ ज़्यादा ही हेडेक है सभी स्टूडेंट के लिए। झारखंड का कृषि और औद्योगिक विकास, इसको तो अच्छा से कर लीजिएगा। झारखंड में गरीबी, बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और शिक्षा। उसके बाद है झारखंड में एफआरए का क्रियान्वयन, है ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट का क्रियान्वयन और जनजातीय भूमि हस्तांतरण। औद्योगिक नीति को छोड़ दीजिएगा, आ गया है ना। टीएसपी और एससी एसपी को कर लीजिएगा। इतना टॉपिक अगर झारखंड में कर लेते हैं, झारखंड का कृषि, उद्योग, गरीबी बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, शिक्षा, एफआरए का क्रियान्वयन, जनजातीय भूमि हस्तांतरण, टीएसपी, एससी एसपी, तो अच्छे चांसेस हैं, है ना। जनसंख्या से अगर आपने ज्योग्राफी के साथ किया है तो उसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है, साक्षरता घनत्व और कुछ दिया है तो उसको जरूर, तरीका वही है ना। कहीं पर साक्षर क्यों है, कहीं पर साक्षर क्यों नहीं है, दिमाग लगाइए, बहुत सारा पॉइंट्स उसके लिए आएगा। बस 4 जिला अधिकतम, 4 जिला न्यूनतम और झारखंड का कंबाइंड, ये 3 चीज़ याद है, उत्तर लिखा जाएगा। जनसंख्या फिर काफ़ी इजी पड़ जाएगा अगर आप में एनालाइजिंग पावर है तो। अब हम लोग आते हैं साइंस। साइंस का सेक्शन ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि आखिर यहाँ से बनता क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही है, पिछला बार भी बना करके दिया गया, इस बार भी दिया जाएगा, है ना। लेकिन गनीमत है चलिए कि ध्वनि सेक्शन और केपलर का सिद्धांत जो आउट ऑफ सिलेबस था वो आ चुका है ना। तो बचता जो है आपका ध्वनि की प्रकृति और विशेषताएं, ध्वनि सेक्शन में वहाँ पर वो बच रहा है। ऊपर अगर आप देखिएगा तो मापन पद्धतियाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है। सारा मापन पद्धति कौन कौन सा है, एसआई पद्धति का गुण, और लास्ट में जो आपका है जो मूल मात्रक है उसको परिभाषित करने को कहा जा सकता है। इसके लिए रेडी रहिएगा। यहाँ से भी आपका न्यूटन का तीनों नियम का बन सकता है, चाल, गति, गुरुत्व, द्रव्यमान, भार, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति का शॉर्ट क्वेश्चन निकाल सकता है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट इस बार बन रहा है क्योंकि सौरमंडल से भी आ चुका है। बी सेक्शन, है ना। यहाँ पर देखिए कोशिका का संरचना, ठीक है, एक चांस यहाँ पर आपका है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का संरचना, एंजाइम, विटामिन, पादप हार्मोन, मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट इस बार है ना। लिंग निर्धारण,
क्वेश्चन बन रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, और जीन रेगुलेशन। इतना अगर कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है पक्का निकल जाएगा। जीन नियमन, कोशिका का विभाजन भी इस बार इम्पोर्टेंट है। तो अगर फाइनली आपका बात किया जाए कि कोशिका का विभाजन हुआ, मेंडल हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए स्ट्रक्चर हुआ, है ना, और कोशिका का स्ट्रक्चर हुआ, इतना सारा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रश्न जो है आपका आ जाएगा। सी नंबर में आइए, झारखंड का जो सेक्शन दिया है वो झारखंड को कृषि बागवानी सेक्शन जो है झारखंड का है, तो इसमें कृषि जलवायु प्रदेश इस बार बहुत ज़्यादा संभावना बन रहा है। बागवानी फसल, एक मृदा उर्वरता की स्थिति और कृषकों के लिए सरकारी योजनाएं, किसानों के लिए झारखंड में, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बन रहा है चांसेस, लेकिन सरकारी योजना, कृषि जलवायु प्रदेश, मृदा उर्वरता झारखंड की, ये सब ज़्यादा संभावित है। डी नंबर सेक्शन हम लोग आते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए है, सावधान रहिएगा आप लोग। इसको नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा स्टडी करके जरूर जाइएगा। स्वस्थानीय बहिस्थानीय संरक्षण, इस शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। वायु और जल प्रदूषण यहाँ पर आपको कर लेना है, और जैव विविधता की संकल्पना को कर लीजिएगा, है ना। अम्ल वर्षा मरुस्थलीकरण, अम्ल वर्षा और मरुस्थलीकरण, एसिड रेन जो है आपका, ओजोन लेयर हो गया, ये सब आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। मरुस्थलीकरण लॉन्ग क्वेश्चन में आने का संभावना है, कारण और नियंत्रण वहाँ पर आ सकता है। अगर एक्ट का बात करें, सेक्शन डी का एक्ट कौन कौन सा आ सकता है, तो यहाँ पर वायु एक्ट, एयर एक्ट, है ना, एयर पोल्यूशन एक्ट है, वातावरण पर्यावरण संरक्षण एक्ट, है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और वन संरक्षण और जल संरक्षण एक्ट, ये 4 एक्ट पर थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लेंगे। अब आते हैं ई नंबर सेक्शन, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वास्तव में टेक्नोलॉजी सेक्शन से ये है। राष्ट्रीय नीति बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 2020 में जो मसौदा प्रस्तुत किया गया है 2023 के राष्ट्रीय नीति का, तो आपसे सुझाव मांगा जा सकता है ना। इसके अलावा गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत इस बार इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। परमाणु ऊर्जा, गुण दोष, सीटीबीटी, एनपीटी। सीटीबीटी एनपीटी से आपके प्रश्न रह सकते हैं। भारत क्यों नहीं इस पर हस्ताक्षर कर रहा है, इससे रिलेटेड आपका रह सकता है। बायोटेक्नोलॉजी इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कृषि, स्टेम सेल और क्लोनिंग को स्पेशली देख लीजिएगा। कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे यूज होता है। साइबर कानून और अपराध, पिछला बार बहुत चांसेस लग रहा था कि आएगा, लेकिन नहीं दिया गया था इस प्रश्न को। इस बार मेंटली रेडी रहिए, आ सकता है। स्वास्थ्य नीति 2017 इम्पोर्टेंट है ना। मैंने नोट्स दिया है मेंबर्स को, आप लोग भी पढ़े हैं, तो स्वास्थ्य नीति 2017 को अंतिम समय में ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। मलेरिया, टीबी और एड्स, कैंसर आ चुका है, तो मलेरिया, टीबी और एड्स का चांसेस बन रहा है। साथ में एक मैंने नोट्स दिया है कोरोना का, है ना। कोरोना को भले ही आप 2-3 साल से कोरोना सुन रहे हैं, लेकिन लिखने को जब आएगा तो काफ़ी दिक्कत होता है ना। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, कोरोना का क्या रोग होता है, इसका लक्षण क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से आपका सिलेक्टेड टॉपिक है। खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी में एक भी टॉपिक, जिस 2 सेक्शन को आपने सिलेक्ट किया है उसमें एक भी टॉपिक छोड़ेंगे आप हमेशा खतरे में रहेंगे। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, मेहनत से ही सब कुछ होता है। अंतिम रिवीजन, अंतिम रणनीति भी बहुत प्रभावी होती है।
दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखिए, है ना। और एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाइए तो एग्ज़ाम हॉल में आधा घंटा जो भी टाइमिंग दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम, उससे आधा घंटा 9:30 अगर दिया गया है, आप 9 बजे ही पहुंच जाइए, 9:15 में ही पहुंच जाइए, ठीक है। अनावश्यक बातचीत चर्चा करने की जगह माइंड को शांत रखें, है ना। न ही एग्ज़ाम हॉल के अंदर, न ही एग्ज़ाम हॉल के बाहर, ओके। दो टाइम तक आपका है ना। इसलिए आपके बॉडी की एनर्जी बनी रहे, इसके लिए भी आपको ही समाधान करना है। ये नहीं कि एकदम सुबह से शाम तक भूखे प्यासे एकदम उपवास करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर उपवास तो कर लिए, अगला दिन कौन एग्ज़ाम देगा, है ना। इसीलिए स्वस्थ भी रहना है 3 दिन, इसलिए खाना पीना पर भी ध्यान देना है। खाना पीना मीन्स क्या होगा, हल्का खाना, पौष्टिक खाना लीजिए, ओवरलोड भी नहीं हो जाना है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत हो। यानी कि आपको स्वस्थ रहना है एनी हाउ 3 दिन, है ना। 30 तारीख को थोड़ा बीमार भी पड़ जाइए 1-2 घंटा दिन भर रात भर के लिए थकावट से, वो अलग मैटर है, लेकिन 3 दिन तो एनी हाउ स्वस्थ रखना होगा। क्योंकि आपका शरीर अगर साथ नहीं देगा तो माइंड साथ नहीं देगा, माइंड साथ नहीं देगा तो जो भी पढ़ के गए हैं, मेहनत करके गए हैं, सब आपके हाथ से निकलने लगेगा, है ना। ऐसा नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। पूरा डाइट प्लान अपना बना लीजिए कि आपके शरीर को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, और उसके अनुसार इंतज़ाम कर लीजिए 27 तारीख को ही, है ना। जहाँ भी आप रुकते हैं उस जगह अपना इंतज़ाम रखिए अगले 3 दिनों का, है ना। प्लानिंग करना पड़ता है एग्ज़ाम से पहले। पेन वगैरह कॉपी तो नहीं, जो नोट्स वगैरह हल्का फुल्का ले जाना है, ओवरलोड होकर नोट्स को भी नहीं ले जाना है, काम भर नोट्स ले जाइए। और जो भी पेन वगैरह यूज करते हैं वो सब सही कंडीशन में होना चाहिए। सब 27 तारीख तक सारा को इंतजाम करना है। एडमिट कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, फ़ोटो हुआ, जो भी बोला गया है जेपीएससी की ओर से, वो सब में कहीं कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जीवन भर का एक पछतावा हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम अच्छी तरह से दीजिए। उसके बाद अगला चरण जो आप लोगों का होगा इंटरव्यू, आप लोगों को साक्षात्कार के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। इतना अच्छी तरह से एग्ज़ाम दीजिए कि साक्षात्कार की तैयारी, जिस तरीके से आप लोगों ने अच्छा एग्ज़ाम देकर आया, अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में 25 सितंबर से लग गए, उसी तरीके से 1-2 तारीख से आप साक्षात्कार की तैयारी में लग जाएं। इतना कॉन्फिडेंस आप में परीक्षा देने के बाद रहे। और उत्तर लिखने के दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान कुछ नहीं देना है, मैं बार बार जो बोलता हूँ उसको ध्यान दीजिए। पहला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, दोनों सेक्शन का ऑब्जेक्टिव को पहले बना लीजिए। उसके बाद जो जो आंसर बेहतर जानते हैं उसको बनाइए। और आंसर कैसा हो, आंसर टू द पॉइंट हो, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार हो। वहाँ पर अपने ज्ञान को प्रदर्शन नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन दिया है उसका उत्तर आप दीजिए ना, है ना। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, पहला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन दोनों 40-40 मार्क्स का होगा, है ना। अंतिम क्वेश्चन में 10 मिनट मत दीजिए, पहला क्वेश्चन में 1 घंटा मत दीजिए, रिजल्ट खो बैठेंगे, है ना। एनी हाउ 35 मिनट में फिनिश करना है पहला क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन के लिए भी चलिए 2-4-5 मिनट कम मिला, लेकिन अगर आपका 2 से 5 मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है तो 4:30 बजे तक 4 क्वेश्चन, 3 जीएस पेपर्स में, और आपका साइंस में 4-4:30 नहीं, चलिए 4:35 तक साइंस में 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सहित फिनिश हो जाना। एक ही क्वेश्चन बचना चाहिए 4:35 के बाद साइंस में, और बाकी जीएस पेपर में 4:30 के बाद एक ही क्वेश्चन बचना चाहिए, है ना। और जो भी प्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात है, प्रेजेंटेशन आपको ज़बरदस्त रखना होगा, परीक्षक को चेक करने में बहुत आसानी होता है। पहला लाभ। दूसरा लाभ,
जो भी मुख्य परीक्षा में बैठते हैं अधिकांश की कॉपी जो होती है ऐसे शैली में लिखी हुई होती है। बस शुरू किए का बीच में लिखे हैं, लंबा लंबा लाइन काला काला दिख रहा है, लास्ट में फिनिश हो गया, 2 नंबर लिखा गया, उससे अलग आपका कॉपी दिखेगा, है ना। तो हर 8-10 कॉपी के बाद एक अच्छा कॉपी देखने को परीक्षक को जब मिलता है तो उसको भी शांति फील होता है, वो दिल खोल के नंबर देता है ना। तो परीक्षक को एनी हाउ जो है आपको सेटिस्फाइड करना होगा अपने आंसर सेट के माध्यम से, है ना। तो मार्क्स आपका आएगा ही, कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं सेटिस्फाइड करें, जितना अच्छा लिखना है लिख दीजिए, जो मटेरियल देना है दे दीजिए। जब वहाँ आंसर लिखने बोला है और आप ऐसे लिख करके आइएगा, वो काट छाट देगा, एवरेज मार्किंग दे देगा, है ना। और प्रेजेंटेशन इतना आसानी से नहीं आता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है एग्ज़ाम हॉल में इन करने से पहले, आप लोग को पता है ना। इसलिए प्रेजेंटेशन आपको देना ही होगा। प्री प्लानिंग क्वेश्चन का, ये नहीं कि 5-10 मिनट प्लानिंग ही कर रहे हैं क्वेश्चन का, वो भी नहीं, 1-2 मिनट में आपको इन्हीं हाउ प्लान कर लेना है। इन्हीं बातों का ध्यान रखिए। आइए, इंटरव्यू का भी टेंशन नहीं लेना है, मैं व्यवस्था करूँगा इंटरव्यू के लिए। सारे कैंडिडेट का तो संभव नहीं है, कुछ कैंडिडेट्स का जिसमें मेंबर्स को प्राथमिकता दी जाएगी और बाकी जो जुड़ना चाहेंगे उनके लिए हमारे पास भी प्लान है, ठीक है। इंटरव्यू तक का नोट्स देने का भी प्लान है। कैंडिडेट का, इंडिविजुअल कैंडिडेट को उनके बायोडाटा के अनुसार ही नोट्स प्रदान किया जाएगा मेरी ओर से, है ना। और संभावित प्रश्न, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी मुख्य परीक्षा के लिए। तैयारी करते रहिए। मैंने जो भी सिलेक्टेड टॉपिक था बता दिया है। धन्यवाद।